हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ एम डी साकिब इकबाल। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का एक चैप्टर है एन एपिटाफ, यानी एक शिलालेख या एक शिलान्यास, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिनके राइटर हैं वाल्टर डेला मेयर, है ना। वाल्टर डेला मेयर। पहले हम एपिटाफ समझते हैं, शिलालेख समझते हैं, शिलान्यास को समझते हैं, वो क्या चीज़ें हैं। आपने गांव ग्राम में देखा होगा कि सड़कें गलियों का निर्माण होता है ना, तो या नालों का निर्माण होता है, तो वहाँ जब निर्माण हो जाता है तो वहाँ पर पत्थर की एक स्मारक बनाई जाती है, जिन पर यह मेंशन होता है कि ये सड़कें कब बनाई गई, है ना, किसने बनवाई, कहाँ से कहाँ तक बनी। आप लोग देखे होंगे, ध्यान कीजिए। या फिर आप जब सड़कों पर चल रहे होते हैं तो रोड के साइड में देखे होंगे एक पत्थर का बना हुआ स्मारक होता है, जिस पर ये मेंशन की जाती है कि आगे आप जो जा रहे हैं, आने वाले जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं, वो कितनी दूरी पर स्थित है, किलोमीटर करके या मीटर करके जो भी है लिख दिया जाता है। इसको इपिताप कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। या उसी तरह का एक होता है कब्र में, जो कब्र के पास एक पत्थर का बना दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर कौन लेटी हुई है उसके बारे में एक बायोडाटा होता है कि इसके अंदर जो इंसान है उसका नाम क्या है, उसकी मृत्यु की कब हुई, उसका जन्म कब हुआ, वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उम्मीद है कि आप शिलालेख और शिलान्यास का मतलब समझ गए होंगे। आगे हम लोग वाल्टर डेला मेयर की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे, क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, है ना। तो कह रहा है कि वाल्टर डेला मेयर was born in 1873 and died in 1956। वाल्टर डेला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई। was born in the village of कार्लटन in केंट, इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड देश के केंट शहर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कार्लटन। उस कार्लटन गांव में इनका जन्म हुआ। वाल्टर डेला मेयर का जन्म कहाँ हुआ? कार्लटन नामक गांव में हुआ, जो इंग्लैंड देश के केंट शहर में पड़ता है। आगे कह रहे हैं कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया, यानी कि जब इनकी एज 4 वर्ष हुई तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। एंड और हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और सारे परिवारों के साथ इन्हें लंदन शिफ्ट करना पड़ा, लंदन जाना पड़ा। यानी कि जब इनकी उम्र 4 वर्ष थी तो इनके पिता की मृत्यु हो गई, और जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनको अपने परिवार के साथ कार्लेटन गांव छोड़ करके लंदन में शिफ्ट होना पड़ा। आगे कहते हैं कि ही नॉन फॉर हिज सेंसेटिव कंसर्न। सेंसेटिव का मतलब संवेदनशील होते हैं, और कंसर्न का मतलब चिंताएं होती है। तो कहते हैं वो जाने जाते हैं अपनी संवेदनशील चिंताओं के लिए विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल का मतलब अलौकिक होता है, वैसी चीज़ें, अलौकिक को समझते हैं, वैसी चीज़ें जो ना तो साइंस से प्रूफ हो और ना ही नेचुरल से प्रूफ हो, यानी कि ना कि प्राकृतिक रूप से प्रूफ हो और ना ही विज्ञान के आधार पर प्रूफ हो, उन चीज़ों को हम अलौकिक कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो जाने जाते हैं संवेदनशील चिंताओं के लिए विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। अलौकिक की दुनिया और बच्चों की दुनिया के में जो संवेदनशील चिंताएं होती है उनके बारे में वे जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद 4 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया। तो एक बच्चे के साथ पिता को खोने के बाद क्या पीड़ाएं होती है, क्या दर्द होती है, उन चीज़ों को ये अच्छे से महसूस किए थे, तो वो उनके दर्द और तकलीफ को समझते थे, इसलिए वो उस पर अच्छे तरीके से लिख सकते थे और लिखे भी हैं। His songs for children and Peacock Pie depict world of dream। कह रहे उनके कुछ गीत हैं,
उनके कुछ लिखे हुए रचनाएं हैं, जिसमें सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पिक ऑफ पाई है, जो सपनों की दुनिया को दर्शाती है ना, जो सपनों की दुनिया को क्या करती है, दर्शाती है। बट इवन दिस सॉन्ग देयर इज द नोट ऑफ मेलानकोली। मेलानकोली का मतलब होता है उदासी, मेलानकोली का मतलब होता है उदासी। लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन इन गानों में एक उदासी सुर होता है, यानी कि इनकी गीतों में एक उदासीपन पाई जाती है ना, क्योंकि इनकी कविताएं तकलीफ़ों से भरी होती है। तो जो भी चीज़ें तकलीफ़ से रिलेटेड होती है वो तो उदासीपन उसमें तो पाया ही जाएगा ना, तो इनकी कविताओं में उदासीपन पाया जाता है। आगे कह रहे हैं कि द पोएट मेक अस अवेयर। अवेयर का मतलब जागरूकता, अस का मतलब हम लोगों को, ऑफ द इनह्यूमन। इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, कंडीशन का मतलब स्थिति, और मॉडर्न लाइफ का मतलब होता है आधुनिक जीवन। तो जो कवि है ना वो हम लोगों को जगाते हैं। कवि क्या करते हैं, हम लोगों को जगाते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि अमानवीय स्थिति, आधुनिक जिंदगी की जो अमानवीय स्थिति है, उस स्थिति से कवि हम लोगों को जगाने का काम करते हैं। यानी कि द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जिंदगी की जो अमानवीय कंडीशन है, जो अमानवीय स्थिति है, उससे हम लोगों को जगाने का काम करते हैं। ही शोज, वो दिखाते हैं। ही जीनियस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, है ना। बाय इन्विंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम, कह रहे उनकी ये प्रतिभा थी, वो दिखाते हैं अपनी प्रतिभा को फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम, यानी पुराने विषयों में नई रुचि को जगा देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना उसको ये नए रूप में ला देते हैं, नई चीज़ें उसको बना देते हैं। ये इनकी खास प्रतिभा थी। इनकी वाल्टर डेलामेयर की जो प्रतिभा थी ना, वो पुरानी चीज़ों को ना एक फ्रेश इंटरेस्ट, ताज़ा रुचिपूर्ण तरीकों से सामने लाते थे। यानी कि उनमें ये प्रतिभा थी कि वे पुरानी चीज़ों को एक नए रूप में दिखाते थे। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ऑनर्ड का मतलब सम्मानित करना, है ना। ऑनर्ड का मतलब सम्मानित करना। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने सम्मानित किया हिम, उसे विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, यानी 1956 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने सम्मानित किया उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के खिताब दे करके। यानी कि हमसे ये पूछा भी जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने क्या देकर सम्मानित किया, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब दिया, तो 1953 में। या फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने दिया, तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने, है ना। अब हम आगे देखते हैं कि इनकी कविताएं, देखते हैं कि इनकी कविताएं क्या है उसके बारे में। इससे पहले हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लें कि वाल्टर डेलामेयर जो है ना, उनका जन्म 1873 में और मृत्यु 1956 में हुआ, कार्लटन नामक गांव में हुआ, है ना। और इनके पिता की मृत्यु 4 वर्ष की उम्र में ही हो गई। और ये बच्चों, खासकर बच्चों और अलौकिक चीज़ों के बारे में जाने जाते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। इनकी कविताओं में उदासीपन पाया जाता है और इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने दिया। आगे हम लोग इनकी कविता एक शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। एन एपिटाफ, एक शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं कि राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, कि उस शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है, और उस शिलालेख पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको राइटर अपने शब्दों में इस तरह से बयान करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं। हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लाइज का मतलब होता है पड़ा रहना, दफन होना, है ना। तो कह रहा है यहाँ बहुत ही खूबसूरत महिला दफन है, पड़ी हुई है। यानी कि उस शिलालेख के नीचे उस कब्र के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महिला क्या है, दफन है, पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है कि किसी एक के दिल में नहीं रुकना। यानी कि वो औरत जो थी ना बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत सारे लोगों को उस पर क्रश भी था, लेकिन वो औरत भी किसी एक के दिल में नहीं रहती थी, कभी इसके दिलों में कभी उसके दिलों में, और ना ही वो वादा को निभाने वाली थी।
है ना। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यानी कि वो जो महिला थी वो कभी किसी एक के दिल में नहीं रही, वो ना ही कभी एक से किया हुआ वादा निभाई, ना ही कभी एक से किया हुआ कमिटमेंट निभाई। वो एक दिलों से दूसरे दिलों में और इधर से उधर भटकती रहती थी। यानी कि कह रहे हैं कि एक उस इपिताफ के नीचे में बहुत ही खूबसूरत महिला पड़ी है और वो कभी किसी एक के दिलों में नहीं रही, बल्कि वो इधर से उधर हमेशा भटकती रही, है ना। आगे कहते हैं राइटर, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। राइटर कहते हैं कि मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि वो बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, है ना। बहुत खूबसूरत लेडी का मतलब कि उनके जैसा कोई नहीं था। यानी कि राइटर को उससे मोहब्बत हो सकती है, प्यार हो सकती है। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाता है ना, तो पूरी दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत वही लगती है ना। तो राइटर कह रहा है कि मेरा मानना है, मेरा सोचना ये है कि वो जो लेडी थी वो बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, उसके जितनी खूबसूरत कोई भी नहीं थी। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, कहाँ की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, पश्चिम की बात कर रहे हैं कि पश्चिम में उसके जितनी खूबसूरत कोई भी औरत नहीं थी, कोई भी लेडी नहीं थी जितनी खूबसूरत वो लड़की थी, वो औरत थी जो इस शिलालेख, इस शिलान्यास या इस कब्र में पड़ी हुई है, इस शिलालेख के नीचे पड़ी हुई है। लेकिन आगे राइटर कह रहे हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेज, वैनिसेज का मतलब होता है गायब हो जाना, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है, सुंदरता कभी टिकती नहीं है। सुंदरता एक उम्र होता है जब लोग खूबसूरत लगते हैं, फिर उसके बाद उम्र जैसे जैसे जाते जाता है उसकी खूबसूरती उस तरह से ढलती चली जाती है। तो राइटर कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि उनको मोहब्बत होगा, क्रश होगा उस लेडी पर। तो राइटर कह रहे हैं कि जब हम उसको पसंद करते थे तो वो एक जगह तो टिकी नहीं, उसको अपनी खूबसूरती पर घमंड था। लेकिन खूबसूरती बट ब्यूटी वैनिसेज, तो खूबसूरती तो रहती नहीं है, खूबसूरती गायब हो जाती है, वो तो टिकती नहीं। ब्यूटी पासेज, वो ढल जाती है, सुंदरता गायब हो जाती है, सुंदरता ढल जाती है, सुंदरता टिकती नहीं। हाउएवर, हालांकि रेयर, रेयरिटी भी दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। या रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, हालांकि यह दुर्लभ होगा। एंड और व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना। तो यहाँ पर राइटर खुद को डिनोट कर रहे हैं कि और व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं या जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन इसे याद करेगा। या फिर इसको यूं समझ लें कि जब वो शिलालेख टूट जाएगा, जब वो शिलालेख टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो कौन आएगा, इस कब्र के नीचे कौन पड़ी हुई है, कौन जानेगा, कोई याद नहीं करेगा। या फिर मैं मर जाऊंगा तो इसे कौन याद करेगा, द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिम की औरत को कौन याद करेगा। यानी राइटर पूरे इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ था और उन्होंने क्या देखा उसके बारे में जब ये दर्शाते हैं, तो ये कहते हैं कि वो जो औरत थी जो कब्र के नीचे दफन है, वो बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, पश्चिम की सबसे खूबसूरत लेडी थी, ये राइटर का मानना है ना। और उसके जैसी औरतें पश्चिम में नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन राइटर कहते हैं कि खूबसूरती टिकने वाली चीज़ नहीं है, सुंदरता टिकने वाली चीज़ नहीं है, वो समय के साथ ढल जाती है, वो गायब हो जाती है। और ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो इसे कौन याद करेगा, है ना। या फिर वो जो शिलालेख है वो जब टूटकर बिखर जाएगा तो किसको पता चलेगा कि इसके नीचे कौन दफन है, पश्चिम की सबसे खूबसूरत लेडी दफन है, किसे पता चलेगा, किसी को भी नहीं। तो इसे कोई याद नहीं करेगा, इस पश्चिम की लेडी को कोई भी याद नहीं करेगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये पोएम समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। थैंक यू।